हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को वो बेगुनाह होते हुए भी जहर दे दिया। पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया। ए जादुई औरत, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से जो भी व्यक्ति तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा। और अब से तुम जादुई औरत नहीं, शैतानी चुड़ैल बन के बाहर आओगी, बोतल की चुड़ैल। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। उसे उस जादुई औरत की कमी महसूस होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भागा। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि एकदम से रुक गया। उसे पंडित का श्राप याद आया और वो डर गया। पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का तय किया। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हुई। राजा को लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर देखा। धुएं में एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके जोरों से हंसने की आवाज तहखाने में घूमने लगी। राजा विक्रम उस आवाज से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और वहां एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी। कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सजा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा शिकार आप खुद हो। आप खुद मेरे पास आएंगे या मैं वहां हूँ? खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकती। आप उस बोतल की औरत के महाराज थे। मैं बोतल की चुड़ैल हूँ और मेरा कोई महाराज नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। मैं कहता हूँ वापस बोतल में चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया।
राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई। बोतल पहले जैसी होकर वही तहखाने में पड़ी रही। बाहर दरबार में अकरम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी। राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस नायाब बोतल को देखना चाहूंगा, जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयां जीती है। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहूंगा। महाराज, उस बोतल को श्राप दिया है। जो कोई उसे खोलेगा वो उस चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। ये जरूर झूठ बोल रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और बोतल लेकर आओ। प्रधान ने 2 सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। सैनिक ने प्रधान के हाथ में बोतल दी और प्रधान ने राजा अकरम को। अकरम ने बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, बाहर निकालो उसे। प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूँ। ये सब तुम लोगों की साजिश है, ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले। लेकिन मैं इसे लेकर रहूंगा। राजा अकरम गुस्से में उठा और वो बोतल जमीन पर जोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल जमीन पर गिरने के कारण वो टूटने लगी और एकदम से फट गई। फटने के कारण उसमें से धुआं निकलने लगा। उसे देख अकरम भी थोड़ा डरने लगा। पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। धुएं के हटते ही जमीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर पैर रखकर एक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और महल के बाहर भागने लगे। एक और शिकार। चुड़ैल ने राजा अकरम को उठा लिया और उसकी तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अकरम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अड़कर बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी। महल जलकर खाक होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी। चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आजाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मारने लगी थी। एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था। वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी। उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे। मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे, पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए। आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आइए बैठिए। कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए मुखिया जी, आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है
उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए। उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है। और जैसा भी है, पर आखिर में सरकारी काम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें। यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा। अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी? बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए। जी, वो टेंडर का काम। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस वो टेंडर दिलवा दीजिए। मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे। जी, वो टेंडर का तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी, वो मान गए हैं। तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं? अरे खुशी से कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले। उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया। पहले दिन का काम पूरा हो चुका था। रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे। दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए। कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी, वो आज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे। अरे मुखिया जी, हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? सर जी, कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी? अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी? हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर ये सब कैसे हो गया? अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया। पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा, पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला। सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए। अधिकारी जहां रुका था वो एक छोटा सा घर था। वो वहां आराम से सो रहा था। अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो हड़बड़ाकर उठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने डरे हुए क्यों हो? सर जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या? आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताइए। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा, आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए। अधिकारी हांफता हुआ यहाँ वहां देखने लगा। सब मशीनें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप कह रहे थे कि सब पहले जैसा हो गया, पर यहाँ तो सब ठीक है। मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला, सर जी, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? ये लोग। इतना कह के मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया। अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे। उनमें औरतें, आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे। वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए। अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया। वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, भागो यहाँ से, ये सब भूत हैं। अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी। अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया। अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा,
पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया। तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। पर कोई बात नहीं, जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हम कंकाल तुम्हें सजा देकर रहेंगे। अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। सर जी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया। अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे, वो भी हमारे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है। मुझे जाने दो। उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे। दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ। जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए, मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई। थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे। उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी। मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक दुकान के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम रेखा था। रेखा ने अपना आधा घूंघट अपने होठों से दबाकर रखा था। भाई, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, कोई भी काम कर लूंगी। अरे कौन से गांव से हो? इस गांव की तो नहीं लगती। आप दूर गांव से आई हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है। तभी जोरों की हवा चलती है। रेखा का घूंघट उड़ जाता है। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा सब लोग देखकर डर जाते हैं। हाय भगवान, ऐसा डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो मुझे एक आंख वाली डायन दिख रही है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं कोई डायन नहीं हूँ। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। पागल हो गई है क्या तू? मुझे क्या मेरी दुकान बंद करवानी है? इस गांव में दोबारा दिखना मत तू। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देख लोग उसे अक्सर डायन बोल के भगा दिया करते थे। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम की तलाश में गांव-गांव घूमती रही। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। इस गांव में कारखाना है, पूछ लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, इस कारखाने का मालिक कौन है? मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे भी काम करने वालों की जरूरत है। आप यहाँ काम कर सकते हो। तभी रेखा बेहोश हो जाती है और बाकी औरतें दौड़ी चली आती है। वो लोग रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देखते हैं। दिखती क्या डायन ही है। मेरी मानो तो इसे भगा दो मालिक, भगा दो इसे। अरे डायन वायन कुछ नहीं होती। तुम लोग अभी भी कौन सी सदी में जी रहे हो? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटे रेखा के मुंह पर छिड़कता है, जिससे रेखा को होश आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? अचानक से बेहोश कैसे हो गई?
2 दिन से भूखी हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। ठीक है, कुछ खा लो, फिर आज से ही काम चालू कर देना। क्या? आज से काम चालू कर देना? आपको दिखाई नहीं देता ये डायन है, डायन। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। थोड़ा समझा करो, किसी को भी ऐसे नहीं बोलते। दीदी दीदी दीदी, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता था, कभी लातों से, कभी घूंसों से। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। दीदी, मैं तब से ऐसी हो गई। और तेरा पति? शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया, महीनों पहले वो मर गया। बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। सुन लिया, मिल गई तुझे तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकती है, मुझे तो ये डायन ही लगती है। चुप मनहूस कहीं की, तुझे यहाँ नहीं रहना मत रह, पर आज से ये बहन यहीं काम करेगी। आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। जी। कारखाने में काम कर रही औरतों को रेखा से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे डायन समझ रहे थे। उसी रात सुरेंद्र कुमार का बेटा नींद में तड़पने लगा। वो बच्चा बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था। लगता है वो डायन मेरे बेटे को मार रही है। बच्चा सांस लेने की कोशिश करते करते मर गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये सब उस डायन का किया हुआ है। मैं तुमको बोल रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा बेटा। सुरेंद्र ने अपने बेटे को तड़पता देखा और उसे अपनी पत्नी की बात पर यकीन आ गया। उसने भी रेखा को डायन मान लिया। आज तो मैं उसे मार दूंगा, मेरे बेटे को खा गई आते ही, डायन कहीं की। सुरेंद्र कुमार ने रेखा को गांव के चौराहे पर बांध दिया। जिस इंसान ने तुझे काम दिया, खाना दिया, उसी के बेटे को खा गई तू, डायन कहीं की। मारो इसे, मार डालो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई डायन नहीं हूँ। सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मशाल उठाई और रेखा को जिंदा जला दिया। रेखा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर कुछ दिनों बाद तेजल आधी रात को कारखाने में काम कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है वहाँ? पीछे से कोई तेजल के बाल खींचकर घसीटने लगता है। कौन है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गई, मैं डायन हूँ। एक आंख वाली डायन ने तेजल को चलती हुई मशीन में फेंक दिया। उसके खून के छींटे चारों ओर फैल गए। तेजल का कटा हुआ सिर देख सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह डर जाते हैं। अरे, ये कैसे हो गया? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, मैं इसकी लाश ठिकाने लगाता हूँ, वरना सबको लगेगा हमने ही इसे मार दिया है। चुपचाप घर में बैठ जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कहीं वो डायन तो नहीं? डायन को देखकर जानवी डर जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तूने मुझे जाने दिया था, बोल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। डायन ने जानवी का गला पकड़ लिया और दीवार से घसीटते हुए ऊपर उठा लिया।
जानवी अपने हाथ पैर मारते मारते मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचा। मैंने लाश ठिकाने लगा दी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी की कोई आवाज नहीं आती है। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाता है, जानवी की लाश बेड पे पड़ी होती है। जानवी, ये कैसे हो गया? जानवी, जानवी। डायन बोला था ना मुझे। सुरेंद्र कुमार भागता है, पर घर का दरवाजा खुल नहीं पाता। डायन पूरे घर में आग लगा देती है। बचाओ, बचाओ, डायन मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। डायन सुरेंद्र कुमार का पैर पकड़कर आग में चली जाती है। आग की लपटों में सुरेंद्र कुमार की चीख गूंज रही होती है। बचाओ। आखिरकार इन लोगों ने मुझे डायन डायन बोल के डायन ही बना दिया। एक आंख वाली डायन।